तो फ्रूट केयर करना बहुत ही जरूरी होता है। सबको ज्यादा फ्रूट चाहिए, नंबर ऑफ पिकिंग ज्यादा चाहिए और फ्रूट का क्वालिटी ज्यादा चाहिए। अगस्त सितंबर महीने में कि आपको फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो सिचुएशन क्या होगी? बारिश होगी, क्योंकि बारिश का पानी अमृत की तरह होता है और वहां सब पोषक तत्व आराम से पौधा लेता है। कि आपको नंबर ऑफ पिकिंग बढ़ाना है, मतलब आपने अगस्त के एंड में या सितंबर की शुरुआत में पिकिंग शुरू किया था, उसका पिकिंग आपको ले जाना है आगे दिसंबर तक। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आता है तब तक। मैंने जैसे बताया कि आपको दो सीजन की प्रॉब्लम आएगी, एक तो मानसून की खरीफ की प्रॉब्लम आएगी और विंटर की भी प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद में जो प्रॉब्लम आएगी वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से। विंटर में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन कैल्शियम देने के बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब कि आपका कैल्शियम पौधा ले नहीं रहा है, कि जो पत्ते होते हैं विकृत हो जाते हैं। नमस्ते किसान भाइयों, जैसे आप देख सकते हैं मैं आज आई हूँ शिमला मिर्च की खेत में। अभी कुछ दिनों में इसकी पिकिंग यानी इसकी तुड़ाई शुरू होने वाली है, तो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज में ज्यादा से ज्यादा हम तुड़ाई कैसे कर सकते हैं, फल की जो क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं और अच्छा रेट मार्केट में मिलने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस यानी क्या क्या तैयारी करने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब तुषार सर से। अगर आपने अभी तक एग्रोस्टार की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शिमला मिर्च का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। पर आगे बढ़ने से पहले ये जो वीडियो है वो है फ्रूटिंग के स्टेज की, पर इसके पहले की जो स्टेज है मतलब प्लांटेशन से लेके फ्लावरिंग तक की जो स्टेज है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दी है, वहां पे आप क्लिक करके वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। तुषार सर, ये शिमला मिर्ची की खेती अभी कुछ दिनों में इसकी तुड़ाई चालू हो जाएगी, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ज्यादा से ज्यादा तुड़ाई लेने के लिए क्या करना है, फ्रूट अच्छा आए, फ्रूट का कलर अच्छा आए और मार्केट में अच्छा रेट मिले, इसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? किशन भाइयों, ये जो फसल है अभी पिकिंग शुरू होने वाली है, ऐसी फसल अगर आपकी पहुंचती है तो फ्रूट केयर करना बहुत ही जरूरी होता है। अभी तक आपने प्लांट केयर किया था, मतलब क्रॉप में जो जमीन का तैयारी किया, लगाया, उसके बाद में आपने ड्रेंचिंग किया, स्प्रे किया, जो भी किया यहाँ तक आप ले आए हो। अभी ये पत्ते बहुत अच्छे हैं, फ्रूट बहुत अच्छी तरह से लग चुके हैं, लाइन से लगे हैं, नया फ्लावरिंग मस्त चालू है। जैसे मैंने पहले से बताया कि सांगली एरिया है महाराष्ट्र का, ये नारायणगांव एरिया है, या तो फिर उत्तरी भारत का कोई इलाका है, पहाड़ी इलाका है, या तो बेंगलोर के आसपास का एरिया है, तो वहां के लिए तो ये अभी सिस्टम है जो चालू है। लेकिन सबको करना है एक सरीका ही। सबको ज्यादा फ्रूट चाहिए, नंबर ऑफ पिकिंग ज्यादा चाहिए और फ्रूट का क्वालिटी ज्यादा चाहिए। तो पहला है कि जून में प्लांटिंग किया है और आपका फ्लावरिंग से फ्रूटिंग अगस्त में आया है। दूसरा है आपने प्लांटिंग किया है अक्टूबर या नवंबर में और आपका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आया है जनवरी फरवरी मंथ। और तीसरा है जो ये है जो अप्रैल में प्लांटिंग किया है, जून में फ्लावरिंग फ्रूटिंग आया है। तीनों तीन का मैं ब्यौरा देता हूँ और इससे आपको किसानों को फायदा होगा कि आपका सीजन कौन सा है, उसके हिसाब से फ्रूट केयर कैसे करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। मानो कि जून में अगर प्लांटिंग किया है तो उसके लगभग 60 टू 75 डेज के भीतर फ्रूट का पहला पिकिंग आता है और फिर वहां से सतत प्रक्रिया शुरू होती है। सतत प्रक्रिया क्या होती है कि फूल नए बैठते हैं, उसके नीचे छोटे फल है, उसके नीचे और बड़े फल है और उसके नीचे जो पिकिंग करने वाले हो। तो लगभग 4 अवस्था में एक साथ में पौधा चलता है और ये 4 अवस्था के लिए आपको मैनेजमेंट करना है। और अभी आप सोचो कि जून में प्लांटिंग किया है तो ये अवस्था आएगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये प्रक्रिया चलेगी। अभी आप जून में प्लांटिंग किया है तो उसका भी दो हिस्सा हम करते हैं कि फ्रूट सेटिंग एक तो खरीफ में होगा मानसून में, और डेवलपमेंट भी मानसून में होगा और पिकिंग भी मानसून में होगा, मतलब अगस्त सितंबर में होगा 2 महीने। फिर अक्टूबर का महीना ऐसा होता है कि बारिश चली जाती है, लेकिन उसके बाद में ठंडी का मौसम भरपूर प्रमाण में मात्रा में शुरू हो जाता है कि रात को ठंडी लगती है, दिन में थोड़ी गर्मी लगती है। तो अभी इस अवस्था में हम थोड़ा दिमाग कस के वहां ले जाते हैं अगस्त सितंबर महीने में कि आपको फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो सिचुएशन क्या होगी? बारिश होगी। बारिश के मौसम में फ्रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से होता है, क्योंकि बारिश का पानी अमृत की तरह होता है और वहां सब पोषक तत्व आराम से पौधा लेता है। तो आपको सिंपली करना है, हर हफ्ते का शेड्यूल होता है, बहुत सिंपल शेड्यूल है। मानो कि सोमवार को आपने कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हो तो 3 किलो कैल्शियम नाइट्रेट दे दो, फिर मंगलवार छोड़ दो, बुधवार को आप 0 बावन 34 दे दो, 3 किलो वो भी दे सकते हैं, 4 किलो तक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बुधवार को दिया, गुरुवार को छोड़ दो, शुक्रवार को आप सिंपली 13 0 45 दे दो। अगर इसके बीच में आपको कोई पोषक तत्व की कमी लगती है
तो जैसे कि नाइट्रोजन की कमी लगी आपको, लगभग लगेगी नहीं, बारिश का पानी में नाइट्रोजन होता है, तो आप एमोनियम सल्फेट दे सकते हो। इस सीजन में आपको यूरिया बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये मौसम में एक तो वातावरण ही रोग वाला होता है, ऊपर से आप यूरिया देते हो तो पौधा वीकनेस में आ जाता है। वीकनेस में आने से तरह तरह के कीट रोग के प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। तो आपको एमोनियम सल्फेट देना है। आपने कैल्शियम दिया है, आपने फास्फोरस दिया, आपने पोटास दिया है मेन। अगर आपको बीच-बीच में ऐसा लगता है तो आप एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रन दे सकते हो कि चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रन 1 एकड़ में 250 से 500 ग्राम 1 महीने में 1 या 2 बार दे सकते हो। देना चाहिए, अच्छा रहेगा। और इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम आता है जो मैंने फ्लावरिंग के टाइम पे भी बताया था कि जो बादल छाए रहते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग वगैरह का इश्यू बताया था, वो सेम प्रक्रिया इधर कर सकते हो, होल्ड ऑन वगैरह की। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत जल्दी-जल्दी होता है। बारिश का मौसम है, आप न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से दे रहे हो, तो 2 इंटरनोड के बीच में, मतलब एक फल लगता है और उसके ऊपर फूल लगता है, तो उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है और ये पौधा बहुत ही नाजुक होता है और ब्रिटल होता है, टूटने की संभावना रहती है। आपने सपोर्ट सिस्टम तो डाला है, रस्सियाँ वगैरह बाँधी है, फिर भी पिकिंग के टाइम पे ये टूट जाता है। तो उस टाइम पे कैल्शियम और पोटाश एक्स्ट्रा देना ज़रूरी रह जाता है। मानो कि वो भी कर दिया, तो ग्रोथ को रोकना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ग्रोथ को कैसे रोकें? तो ग्रोथ को रोकने के लिए आपको एक उपाय है कि आप बीच-बीच में आप 0-0-50 का स्प्रे करते रहें, या तो उससे ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो आपको एक हॉर्मोन्स क्लोराम्पेट और या तो मेपिक्वेट क्लोराइड आप छिड़काव कर सकते हो। ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने होल्ड ऑन स्प्रे किया है तो फ्लावरिंग बढ़ेगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ये 2 चीज़ें मैंने सजेस्ट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको नंबर ऑफ पिकिंग बढ़ाना है, मतलब आपने अगस्त के एंड में या सितंबर की शुरुआत में पिकिंग शुरू किया था, उसका पिकिंग आपको ले जाना है आगे दिसंबर तक। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आता है तब तक, मतलब जून में प्लांटिंग किया था आपने, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 7वें महीने तक अगर आपको खींचना है, तो यहाँ पे जो पत्ते हैं, पत्तों में वायरस या तो थ्रिप्स या तो माइट्स का उपद्रव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक बार पौधा बिगड़ गया तो फिर बिगड़ता रहेगा। तो उसके लिए आपको हर 15 दिन में एक बार सिलिकॉन का स्प्रे करना अति आवश्यक है। पौधे को रेजिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, तो रेजिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आप सिलिकॉन देते रहे। फल का साइज बढ़ाने के लिए प्योर केल्प आपको 1-2 बार महीने में देता रहना पड़ेगा। तो ये देने से क्या होगा कि फल पे दाग धब्बे भी नहीं आएंगे, फल का आकार व्यवस्थित रहेगा, बड़ा रहेगा, तो फल का साइज बहुत अच्छा, यानी कि 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम के फल आपके आते रहेंगे। इसमें और भी एक प्रॉब्लम आने की संभावना है कि जैसे कि जब फ्लावरिंग सीजन बहुत अच्छी तरह से होता है, मतलब फ्लावर ऊपर आ रहे हैं, नया नया ट्विग्स है, नया नया सेंडा है वो बन रहा है, उसमें फ्लावरिंग आ रहा है, तब कुछ इल्लियों का प्रादुर्भाव होता है, कुछ रोग का प्रादुर्भाव होता है। उसमें जो आती है फ्लावर में थ्रिप्स आती है वो, और फ्लावर के टाइम पे ही एक इल्ली आती है। दोनों को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये अगर आप अच्छी तरह से नियंत्रण कर पाते हो तो आपका प्रोडक्शन चालू रहेगा, और दूसरे जो उपाय मैंने बताए उसके कारण और भी आगे आगे आप जो नंबर ऑफ पिकिंग है दिसंबर तक ले जा सकते हो। ये बात मैंने की है जो आपने जून में लगाया है, और ये जो आपको चलाना है मॉनसून में, मतलब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक। अभी सीजन बदलेगा, अभी क्या होगा, विंटर आएगा, मतलब जाड़े का मौसम आएगा, सर्दियां आएगी, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो जो प्रॉब्लम खरीफ में थे वो प्रॉब्लम अभी नहीं रहेंगे। अभी यहाँ पे फल का सड़न वो प्रॉब्लम ज्यादा आएगा। पहले पत्तियों का धब्बा, झुलसा वगैरह का ज्यादा था, अभी फल के प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे। तो फल के प्रॉब्लम में सबसे बड़े प्रॉब्लम है एंथ्रेक्नोज, जो पत्तियों पे थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन फल पे ज्यादा आता है, जो फंगस है। और दूसरा होता है डाइबेक, जो पौधा ऊपर से मरना शुरू होता है और धीरे धीरे नीचे तक जाता है। तो ये 2 प्रॉब्लम फंगस के कॉमन होते हैं। और तीसरा होता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू इसका बहुत ही खतरनाक रोग है। इसके कारण पत्ते दर्द करके एक पत्ते पे लगा, 2 पत्ते पे लगा, ऐसे करते करते लगभग 50-60% पत्ते को लगता है, और 20 से 30% पत्ते हर हफ्ते झड़ते रहते हैं। तो अगर पत्ते नहीं रहेंगे तो वनस्पति का जो किचन है वो नहीं रहेगा, खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो आपका कैप्सिकम फल है वो बड़ा नहीं होगा। ये महाराष्ट्र में बूरी जिसको बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू छछिया बोलते हैं जिसको, वो रोग को नियंत्रण में लेना जरूरी है। नियंत्रण बहुत आसान है, रोस्तम वगैरह दवाई बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। ड्रैगनेट भी अभी नया नया आया है, वो भी बहुत बढ़िया है। आप बारी बारी उसका स्प्रे करते रहते हो, बीच में आपको टेबुल का उपयोग करते रहते हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही मायने रखता है, आपको हर 7-8 दिन में या 10 दिन में एक बार फंजीसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं हम,
न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जाड़े के मौसम में जो टेम्परेचर डाउन होता है, रात को ठंडी पड़ती है और दिन में गर्मी होती है। अक्टूबर और नवंबर की सिचुएशन में बता रहा हूँ, और दिसंबर में तो दिन रात का भी टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, टेम्परेचर में गिरावट आती है। तो इस सिचुएशन में पौधा पूर्णतया पोषक तत्व ले नहीं पाता, और उस टाइम पे आप सोचो कि हर पौधे पे कम से कम 4 फल तो आपको तोड़ने हैं, उसके आगे 4 दिन के बाद तोड़ने 4-5 फल है, उसके आगे 3-4 फल और है जो अभी-अभी लगे हैं। तो ये पूरी चेन होती है, उसको बहुत पोषक तत्व चाहिए। तो इस सिचुएशन में पोषक तत्व अगर अवेलेबल नहीं होते हैं या तो आप डालते नहीं हो तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, लेकिन आपने डाला है तो भी प्रॉब्लम आने की संभावना है, क्योंकि पौधा पूर्णतया पोषक तत्व ले नहीं रहा है। मैंने पहले बताया था, इस सिचुएशन में आप संचार का उपयोग करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका अक्टूबर का प्लांटिंग है, नवंबर का प्लांटिंग है, उसमें तो संचार आप डालोगे, लेकिन जून में आपने थोड़ा कम डाला है संचार, तो अभी एक एक्स्ट्रा डोज नहीं डाल सकते कि भाई ये मल्चिंग है, नहीं डाल सकते, तो भी थोड़ा थोड़ा करके भी डाल दो आप। अगर वो नहीं कर सकते तो और एक उपाय बहुत बढ़िया है कि पावर जेल जो है, पावर जेल इस टाइम पे काम करेगा। पावर जेल को आप 1 एकड़ में 1 किलो अक्टूबर या नवंबर में बहा दो, तो आपका पोषक तत्व जमीन में से उठाने का पावर जो आएगा वो बहुत बढ़िया पावर आएगा। तो वो आपका जो प्रॉब्लम है कि पोषक तत्व डाला है फिर भी पौधा नहीं ले रहा है, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये सॉल्व करेगा। यहाँ पे फल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बरकरार रहेगी। क्वांटिटी बरकरार करने के लिए मैंने बताया वैसे करना है, क्वालिटी बरकरार रखने के लिए बोरॉन कैल्शियम है, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट है। बोरॉन कैल्शियम आपको जमीन में देना है और ऊपर से माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे चालू रखना है। वाटर सोल्यूबल का शेड्यूल जो बताया वो चलाने से आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। कोई कोई फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बीच बीच में करता है, मतलब केमिकल भी चलाता है, साथ में ऑर्गेनिक भी करता है। उन लोगों के लिए मेरी स्पेशल सलाह ये है कि आप एक बार मानसून में और एक बार जब ये अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है तब, ये 2 टाइम पे आप जमीन के अंदर बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर फॉस्फेट कल्चर और पोटाश के कल्चर आप एक बार दे दो, बराबर। तो ये देने से क्या होता है कि जमीन के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ती है, तो उसकी वजह से आपको पोषक तत्व की लभ्यता भी बढ़ती है और थोड़ा टेम्परेचर भी मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ में आप ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का भी प्रयोग कर सकते हो। तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, जमीन में आने वाली फफूंदी को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर पाते हो। और एक बार ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का मॉनसून में और एक बार ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का स्प्रे नवंबर मंथ में आपको एक बार करना है, जिसकी वजह से आपको ऊपर की भी फफूंदी ऑर्गेनिकली कंट्रोल होने की संभावना रहती है। और एक बात है मैं बताना चाहता हूँ, सितंबर की 15 तारीख, अक्टूबर की 15 तारीख और नवंबर की 15 तारीख, ये 3 तारीख को सिलिकॉन आपको स्प्रे करना ही करना है, जिसकी वजह से सीजन चेंज में जो आपको पौधा रेजिस्टेंसी खो देता है, अपनी ताकत खो देता है, तो वो ताकत फिर से आ जाएगी। जून में प्लांटिंग किया है, 7 महीने दिसंबर तक चलाने के लिए ये बीज का ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है। ये जो बात थी खरीफ की बात थी, जो आप लंबा खींच के रबी में भी ले जाते हो। दूसरी मैं बात करता हूँ कि जब आप अक्टूबर या नवंबर में प्लांटिंग करते हो, उसमें फ्लावरिंग शुरू होता है जनवरी या फरवरी में और फल आना शुरू होता है फरवरी या मार्च में। अभी ये पूरा का पूरा पौधा जो डेवलप हुआ है ना, वो ठंडे जाड़े के मौसम में, सर्दियों के मौसम में डेवलप हुआ है, तो उसका ग्रोथ थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू जो खरीफ वाले से। तो इसका ग्रोथ थोड़ा कम है, फ्लावरिंग सेट हो जाता है, फल आना शुरू हो जाता है, तो उसका ग्रोथ थोड़ा धीमा रहता है। तो जहां पे मैंने वहां बताया था कि आपको नाइट्रोजन का प्रयोग एज एंड व्हेन रिक्वायर बेस पे करना है, तो यहाँ पे आके आपको बदल देना है। जब आप 05234 प्रयोग करते हो तो उसके साथ में शेड्यूल में आपको अमोनियम सल्फेट रखना ही रखना है, यूरिया नहीं रखना है। यूरिया तो यहाँ पे भी वर्जित है। 05234 एक हफ्ते में 3 किलो देना है आपको बुधवार को। तो जब बुधवार को आप 05234 दे रहे हो तो उसके साथ में अमोनियम सल्फेट और 2-3 किलो दे सकते हो आप। तो ये ग्रोथ बरकरार रहेगा, अच्छी तरह से रहेगा। यहाँ पे ग्रोथ नहीं होने का प्रॉब्लम नहीं है आपको। दूसरा, अभी आप समझो यहाँ पे ठंडी का मौसम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों। सब फार्मर यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे 4 का पिकिंग करोगे तो और 4 फूल है वो फल बन जाएंगे, तो 12 का जो लोड है ये पूरे एक हफ्ते के या 10 दिन के अंतराल पे आपको वो पूरा का पूरा 100 ग्राम भी गिनते हो, मिनिमम 100 ग्राम गिनते हो, तो भी 1 किलो वजन लटका हुआ है आपके पौधे पे। 1 किलो वजन हर 10 दिन में आपको बढ़ाना है उसका। तो 1 किलो एक पौधा, आपके 7,000 पौधे हैं तो 60 टन आपको वजन हर हफ्ते बढ़ाना है। धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो ओवरलैप होने की वजह से पूरा का पूरा 25 टन 30 टन पे जाने की संभावना है। लंबा खींच सकते हो आप, 30 टन पे भी जा सकते हो, लेकिन ये गिनती है कि 10 दिन में लगभग 10 से 12 किलो इसमें वजन बढ़ता है। आप पिकिंग कर लेते हो, नया आता है, पिकिंग कर लेते हो, नया आता है, बराबर। तो ये साइकिल चलता रहता है।
लेकिन इससे ये साइंटिफिक हकीकत है, ये हकीकत से क्या बयां होता है कि ये हकीकत से एक सिंपल है कि आपको न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा चाहिए और विंटर है, जाड़े का मौसम है, पौधा अच्छी तरह से ले नहीं रहा है। और तीसरा, इसको वजन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? आपका जवाब होगा पोटास, आपका जवाब होगा कैल्शियम, आपका जवाब होगा बोरॉन, माइक्रोन्यूट्रन कलर के लिए, बराबर, और थोड़ा सा नाइट्रोजन और थोड़ा सा फास्फोरस। तो प्रॉब्लम जो आती है ना, वो एक बहुत बड़े न्यूट्रिएंट में आती है, मैग्नीशियम में। पौधे का भी ग्रीन कलर है, फल का भी ग्रीन कलर है, मैग्नीशियम बहुत चाहिए। मैग्नीशियम आपको 1 किलो चाहिए, कैल्शियम आपको 2 किलो चाहिए, तो पोटास आपको 4 किलो चाहिए। ऐसा समथिंग रेशियो बैठता है, मतलब पोटास ज्यादा चाहिए, उससे थोड़ा कम कैल्शियम चाहिए, उससे थोड़ा कम मैग्नीशियम चाहिए। जो मैंने शेड्यूल बताया हर हफ्ते का, उसमें आपको 1-1 किलो मैग्नीशियम भी ज्वाइंट करना पड़ेगा, बराबर। अभी आपने ये ज्वाइंट भी कर लिया, फिर क्या प्रॉब्लम आता है? फिर ये प्रॉब्लम आता है, आप कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम को नहीं डाल सकते, आप फास्फोरस के साथ नहीं डाल, बराबर। तो आपको 13-0-45 के साथ मैग्नीशियम सल्फेट डालना पड़ेगा। तो ये शेड्यूल बनता है। अभी आपने डाल दिया, तो जमीन में एक प्रक्रिया होती है कि कौन सा पोषक तत्व पहले जाएगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैग्नीशियम चला जाता है, वो छोटा है। पोटास चला जाता है, उससे थोड़ा बड़ा है, वो भी थोड़ा बहुत चला जाता है। अभी चाहिए बहुत ज्यादा, तो रुक क्या जाता है? कैल्शियम रुक जाता है। कैल्शियम क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसका जो मोलेक्यूल है, उसका जो साइज है, वो बहुत बड़ा है। तो रूट में उसका पेनिट्रेशन नहीं होता है, तो रूट उसको लेगा नहीं, तो ऊपर जाएगा नहीं। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं, वो तुरंत इफेक्ट बताना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके, बराबर। पत्ते विकृत हो जाते हैं। अगर आपने कैल्शियम कम दिया है तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन कैल्शियम देने के बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब कि आपका कैल्शियम पौधा ले नहीं रहा है। बोरॉन साथ में डाला है तो बहुत बढ़िया है, बोरॉन साथ में नहीं डाला है तो भी प्रॉब्लम है। तो आपने बोरॉन भी डाल दिया, कैल्शियम भी डाल दिया, फिर भी प्रॉब्लम है। तो मतलब समझने का कि आपने न्यूट्रिएंट दिया है, सब कुछ सही तरीके से दिया है, तो रूट एब्सॉर्ब करता नहीं है। अभी रूट को एब्सॉर्ब कराने के लिए क्या करना है, वो मैं ट्रिक दिखाता हूँ। उसके कॉन्सिक्वेंस तो आपको पता है, उसके परिणाम तो आपको पता है कि वो ब्लॉसम एंड रॉट आएगा, वो सब प्रॉब्लम पता है आपको। लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में बताता हूँ। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि आप जब भी कैल्शियम देते हो, उसके 2 दिन पहले आपको ह्यूमिक एसिड देना है, ह्यूमिक पावर NX। वो आपको 3 या 4 बार देना है, 100-100 ग्राम के हिसाब से 400 या 500 ग्राम ही देना है। लेकिन आपका एब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा। एब्सॉर्प्शन ह्यूमिक कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि उसका कैटायन एक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। तो कैल्शियम को, पोटास को, मैग्नीशियम को, जिंक को, जो कैटायंस है उसको मेंटेन करेगा, मतलब बैंक की तरह, वॉलेट की तरह काम करेगा। और जब वो जरूरत होगी तब पौधे को देता रहेगा, और बहुत बढ़िया तरीके से। साथ में वो नंबर ऑफ रूट्स भी बढ़ाएगा, खाने के मुंह भी बढ़ाएगा, तो ज्यादा खाना खाएगा। तो ये सिंपल थियरी है ब्लॉसम एंड रोट को रोकने की। पौधे को आपने अक्टूबर में प्लांटिंग किया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ले जाने की, जो जहां पे ज्यादा रेट आने की संभावना है, बढ़ते रेट में आपको बेचने की संभावना जो है, वो संभावना बरकरार रहेगी। आपका नंबर ऑफ फ्रूट भी ज्यादा आएंगे, पिकिंग भी ज्यादा आएगा, और जो फ्रूट की क्वालिटी है वो भी 100-150 ग्राम, 200 ग्राम तक जाने की संभावना रहेगी, आप इस तरह से मैनेज करते हो। तो ये हो गई बात अभी विंटर की, जाड़े की, या तो रब्बी की, जब वहां पे डेवलपमेंट होता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्रॉप है जो अप्रैल में लगाई है। अभी इसमें क्या होगा? इसमें बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये सब, क्योंकि ये सब मानसून में होने वाला है। अभी बारिश आने वाली है, बारिश में ये होगा। बारिश का मैंने पहले बोला था, पानी अमृत की तरह होता है, सब पोषक तत्वों को लब्धि अच्छी तरह से करवाता है। टेम्परेचर भी नॉर्मल ही रहता है, मतलब 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। ये टेम्परेचर अच्छी तरह से बरकरार रहने से आपका फल का क्वालिटी भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वातावरण में नमी ज्यादा रहने के कारण फफूंदी जनित रोग सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप फफूंदी जनित रोगों को अच्छी तरह से नियंत्रण करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से ये मैनेज हो जाता है, बहुत अच्छा क्वालिटी आने का संभावना रहता है। थोड़ा बहुत ऐसा थ्रिप्स का या कीटकों का उपद्रव रहता है, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर बेस पर, जब आपको जो लगता है कि भाई थ्रिप्स बढ़ गई है तो उसका दवाई करो, इल्लिया बढ़ गई है तो उसके लिए करो, मोइला वगैरह बढ़ गया है तो उसके लिए कुछ करो, तो वो आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम नहीं होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो फफूंदी का है, वो आपको नियंत्रण में लेना पड़ेगा। आप बायोलॉजिकल प्लस केमिकल पे भी जा सकते हो। जमीन में बायोलॉजिकल करते रहो, भले आपने एक बार किया, दूसरी बार, तीसरी बार करो, 2-3 बार करो, क्योंकि जमीन में भी नमी बहुत बरकरार रहती है, तो फफूंदी बहुत डेवलप होती है। ये तीनों तीन की बात हो गई, जैसे मैंने बताया। फिर से फास्ट फॉरवर्ड रिपीट करता हूँ। पहला, जून में प्लांटिंग करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? तो मैंने जैसे बताया कि आपको 2 प्रॉब्लम आएगी, 2 सीजन की प्रॉब्लम आएगी। एक तो मानसून की, खरीफ की प्रॉब्लम आएगी, और विंटर की भी प्रॉब्लम आएगी, जिसमें मैंने आपको की सक्सेस बताया है सिलिकॉन से और प्योर कैल्प से। उसके बाद में जो प्रॉब्लम आएगी वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से। विंटर में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसका की
जो टिप है वो ह्यूमिक पावर NX है या पावर जेल है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। और तीसरा जो मैंने बताया कि मॉनसून में अगर ये सिचुएशन आती है तो आपको फफूंदी जनित रोगों से निजात पाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे वो टिप है कि आप फफूंदी जनित रोग का ध्यान ज़्यादा रखें। ओवरऑल ये फसल बहुत बड़ी है, उसमें बहुत और भी कुछ बातें हैं, आपके एरिया के हिसाब से अलग-अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर आपके एरिया में अलग प्रॉब्लम कुछ है, तो वो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन लास्ट में कॉमन मैं बताता हूँ, कैप्सिकम की फसल में आप ओपन में करते हो, या तो नेट हाउस में करते हो, या तो आप ग्रीन हाउस में करते हो, कहीं पे भी करते हो। ये फसल को बहुत कम टीडीएस का पानी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इसको सिर्फ 2 ईसी का पानी चाहिए। 2 ईसी का पानी मतलब आपको 1000 टीडीएस बहुत ज़्यादा है इसके लिए। 1200 टीडीएस में ये मुरझा जाएगा, 1500 टीडीएस में मर भी सकता है। इसलिए मानसून में ये अच्छा होता है, बराबर? तो ये 1.5 से 2 टीडीएस में होने वाली फसल है। दूसरी कोई फसल सोचते हो जैसे भिंडी है, तो उसको 4-5 का टीडीएस भी चल जाता है। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे 1500 से 2000 का टीडीएस भी होता है, तो भी ओकरा आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन ये बहुत कम टीडीएस में होने वाली फसल है, तो आपका पानी में अगर टीडीएस ज़्यादा है, 800-1000 टीडीएस है तब तक चलेगा, उससे ज़्यादा टीडीएस है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन करने के लिए बहुत अलग-अलग तरीके हैं, जैसे कि जब भी आप फर्टिगेशन करते हो, तो आप 200 लीटर पानी में 200 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, जिसकी वजह से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर अप्लाई करते हो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। अगर बेसल में आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो केमिकल, उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मतलब नीम का खली, नॉर्थ में अगर जाते हो तो आपको कैस्टर की खली, सरसों की खली, या तो साउथ में जाते हो तो कोई और मतलब करंज वगैरह की खली मिलती है तो वो डालो। 2 से 3 बैग डाल दो पहले से ही। तो वो सब करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, जैसे सूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, निमेटोड कंट्रोल के लिए वर्टिसिलियम या कोई भी प्रयोग करते हो तो वो है, एजोटोबैक्टर है, फॉस्फेट कल्चर है, पोटाश कल्चर है। ये 6 से 7 कल्चर इसमें 1 से 2 बार सीजन में देना ही देना है। सीजन बदलती है तो दूसरी बार, तीसरी बार दो। तो ये सब करने से टीडीएस भी मेंटेन रहेगा, सॉइल का एसिडिक पीएच रहेगा थोड़ा-सा, और अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट ले पाएगा। तो ये कॉमन टिप्स जो मैंने बताई, आपके एरिया में कोई अलग प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, तो हम आपको ज़रूर बताएँगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आए, ऐसा मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद तुषार सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है इस फसल के बारे में, शिमला मिर्ची की फसल के बारे में। पर उसके साथ ही आपने बहुत ही छोटे-छोटे पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स भी इस वीडियो में अपने किसान भाइयों को दी है। तो किसान भाइयों, ये सारे टिप्स आपको आपकी खेती में बहुत ही उपयोग में इसका इसका होने वाला है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे एग्रोस्टार की यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई फसल की जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।